हमने ये वाला पार्ट करा है, स्टेशनरी वेव वाला, ठीक है। सुपरपोजिशन में 6.5 कांस्टेंट का मतलब क्या आता है, v इज इक्वल टू 0 मतलब स्पीड कांस्टेंट है। मतलब क्या है साइंस में कि अगर आपकी कोई भी चीज अगर कांस्टेंट स्पीड में घूम रही है तो हम उसको कांस्टेंट समझते हैं, जीरो समझते हैं। जीरो का मतलब ही होता है रेस्ट, समझ गए। तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई चीज, मान लो घड़ी है हमारे घर में, वो फुल टाइम क्लॉक करते एक ही स्पीड में घूमती है। अगर वो एक ही स्पीड में घूम रही तो उस मोशन को रेस्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल और देता हूँ, यूनिवर्स में तुमने देखा बहुत सारे मीटियोर है जो मूवमेंट ऐसे ऐसे चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो क्या बोलोगे, क्या ये मीटियोर मोशन कर रहा है क्या? हाँ। हाँ, कई फरहान, साइमा, अरमान। अरमान नहीं आया, कुलसुम। देखो मीटियोर मोशन नहीं कर रहा है, उसको एक बार मोशन दिया तब उसने किया, उसके बाद ये अपनी रेस्ट मोशन में ही है। मीटियोर अपनी कोई एनर्जी नहीं लगा रहा है अपने आप को मोशन करने में। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मोशन है वो कौन से टाइप का मोशन है, या ये इस तरह का जो मोशन में जो वेव है जो भी है, इसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो स्टेशनरी का मतलब समझ गया। वेव का मतलब क्या है, मान लो एक वेव है जो इस तरह से चल रही है, इस तरह से आगे बढ़ रही है और रिटर्न बैक भी ऐसी ही हो रही है। मान लो इधर पे भी एक रिजिड सपोर्ट लगा है, वहां से टकराने के बाद रिटर्न बैक भी ऐसी हो रही है, फिर ऐसी जा रही है, फिर रिटर्न बैक ऐसी हो रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर रिटर्न बैक ऐसी हो रही है, यानी ये रिपीट हो रही है। तो ऐसी वेव को स्टेशनरी वेव बोलते हैं। समझ में आया तुम लोग को स्टेशनरी वेव का मतलब क्या हो? ठीक है, देखो यहाँ पर इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायर है, इसलिए इसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। ओके, तो यहाँ पर मैकेनिकल क्या है, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू एनी इलास्टिक मीडिया। देखो वेव कब बनती है, तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार एक ही चीज देख रहे हैं कि अगर किसी चीज में भी डिस्टर्बेंस हो और उस डिस्टर्बेंस से ऑसिलेट्रेशन हो। ऑसिलेशन अगर टफ वर्ड लग रहा है तो आसान भाषा में इसको वाइब्रेशन से समझ सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का मतलब एक ही होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मिड पोजिशन। तो अगर किसी चीज में ये होगा तो वेव प्रोड्यूस होगी, और अगर वेव एक कांस्टेंट स्पीड में मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेव बन रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग स्टेशनरी वेव बोलेंगे। अब यहाँ पे वेव में दो टाइप की वेव होती है, ठीक है। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और एक होती है स्टेशनरी वेव। अगर तुम्हारी बुक में देखो तो तुम्हारी बुक में भी कंपैरिजन दिया हुआ था, है ना। एक वेव का कंपैरिजन मैंने देखा था, साइड हेडिंग ही कंपैरिजन लिखी थी। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव है, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। तुम लोग को ये साइड हेडिंग दिखाई दे रही होगी, करेक्ट। हम लोग यही कंपैरिजन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। अब तुम लोग को बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव भी दिखे, बोले अरे सर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, पढ़ चुके हैं, तो वही वापस देख रहे। तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है, ऐसी कोई वेव जो कंटिन्यूअसली लीनियर ट्रैवल कर रही है। अब बोलेंगे सर ये वेव कहाँ लीनियर ट्रैवल कर रही है, सांप को सीधा ही जाना है, पर वो ऐसे उसका चलने का स्टाइल है, बरोबर। ट्रांसफर वेव कैसे चलती है, सांप की तरह। तो अगर मैं देखो हर एक वेव का सीधा, हर एक वेव का डायरेक्शन सीधा ही है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे हर एक वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही, कैसे सीधी है। तो बोलते हैं जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो लीनियर पाथ में ट्रैवल करती है, करेक्ट। समझा पहला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एक आवाज आ रही है मेरे को किसकी तरफ से, आवाज आ रही है तो म्यूट करता। हाँ, सेकंड पॉइंट है इट रिपीट पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम। बोलते कि ये जो वेव है वो पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होती है। पीरियोडिक इंटरवल का मतलब क्या है, हर एक टाइम पे आपको अलग अलग प्लेस पर ये वेव मिलेगी। जैसे अगर अभी क्रिस में तो टाइम 0 सेकंड हो सकता है, और मीन पे वापस देखो, वापस से मीन पे कब पहुंच रही है, जब टाइम T 2 सेकंड है। मतलब हर एक वक्त में आपको अलग अलग प्लेस से ये आपको वेव मिलेगी। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड। इसमें अगर मैं देखो यहाँ का एम्पलीट्यूड, मान लो मैंने यहाँ का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया, वो आया 1 मीटर। मैंने यहाँ का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया, उसके आगे वाली वेव का, वो भी आया 1 मीटर। उसके आगे भी कैलकुलेट किया तो वो भी आ रहा है 1 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब कोई पार्टिकल, कोई प्रोग्रेसिव वेव वाइब्रेट करती है, ऑसिलेशन करती है, वाइब्रेट मतलब ऑसिलेशन करना, तो उसका एम्पलीट्यूड होता है, जो मैक्सिमम वाइब्रेशन लेवल होता है वो सेम होता है हर एक फेज का। अब आते हैं फेज पर। फेज का मतलब क्या होता है, एंगल। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना होगा, π/2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3π/2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2π होगा। यानी हर एक एंगल, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या 0 π/2 सेम नंबर है, क्या 3π/2 सेम नंबर है, क्या 2π नंबर सेम है, नहीं, हर एक नंबर अलग अलग है। इसका मतलब जब वेव आगे बढ़ती है तो वो अलग अलग फेज दिखाती है। यानी यहाँ पर प्रोग्रेसिव वे में फेज कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, करेक्ट और नॉट।
देखो हम लोग ने ये 4 पॉइंट यहाँ पे कर लिए, अब 4 पॉइंट स्टेशनरी के देखते हैं। सीबीएसई की बुक में स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव बोला, जो कि गलत नहीं है, दोनों ही सही है। इसमें क्या बता रहा है कि मान लो एक वेव है जो इस तरह से प्रोग्रेसिव तरीके से ट्रैवल करती है, तो ये तो प्रोग्रेसिव ही नहीं, अभी आगे भी सुनना है। और मान लो एक अपोजिट वेव भी आ रही है जो उसके ऊपर अपोजिट वेव, यानी ये क्रिस तरफ जा रही है, तो ये ट्रफ क्रिस होते हुए इस पे लूप बना रही है। अगर ऐसा लूप बनता है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी वेव। अगर वेव डिस्ट्रॉय होती है दैट मीन कोई वेव ही जनरेट नहीं हो रही है। करेक्ट, यानी डिस्ट्रक्टिव वेव को हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी। अगर लूप क्रिएट हो रहा है मतलब स्टेशनरी वेव बन रही है। ठीक है, अब ये जो स्टेशनरी वेव है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। ओके, अब हम लोग आते हैं कि अब दूसरा चीज, एक और चीज क्या बताया कि हाँ हो सकता है इसके अंदर तुमको दोनों चीज दिखेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक स्टेशनरी वेव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकती है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या पढ़ा था, प्रोग्रेसिव वेव लीनियर पार्ट ट्रैवल करती है, पर अगर स्टेशनरी वेव की बात करें तो ये लीनियर ट्रैवल नहीं करती। सेकंड पॉइंट, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है वो टाइम के बेस पर चेंज होते रहता है, स्टेशनरी वेव टाइम के बेस पे बदलती नहीं है। पार्टिकल वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, इसमें पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड वो सेम होता है। हाँ अरमान कुछ बोलना है? नहीं सर, नहीं, तो हाथ रेस क्यों किया? गलती ठीक से है, हो गया था। अच्छा अच्छा, चेकिंग कर रहे हैं ना, टूल चेक करो, हाँ। बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल है उनका जो एम्पलीट्यूड है तो वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना। तो जहाँ पे तुम लोग को मैक्सिमम लूप दिखाई दे रहा है ऐसा गोल गोल, उसको बोलते हैं एंटी नोड बोलते हैं। और जहाँ पे आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड दिख रहा है उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, ये नोड क्या है, एंटी नोड क्या है, इसके बारे में और डिटेल में आगे देखने वाले। अब आते हैं फेज चेंज। देखो यहाँ पर फेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, बताया था, यहाँ पर भी सेम है, इधर पे भी फेज कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब आगे के पॉइंट देखते हैं। बोलते हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर प्रोग्रेसिव वेव को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ट्रांसफर वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव में। ट्रांसफर वेव किसको बोलते हैं? स्नैक की तरह जो चलती है, जैसे हम देख सकते हैं, तो अभी जितनी भी एग्जांपल देखी वो सारी के सारी ट्रांसफर वेव ही थी। इसके अंदर ये देखा गया है कि वेव के ट्रैवल करने का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, और वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ ऊपर की तरफ, यानी दोनों मिलकर एक परपेंडिकुलर चीज बनाते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वो राइट की तरफ है, और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, पार्टिकल इस तरह से मोशन हो रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो यानी मैं लिखूंगा कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। ये अपन ने ट्रांसफर वेव का देखा। अब लॉन्जिट्यूडिनल वेव का देखते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में हम क्या देख रहे हैं कि लॉन्जिट्यूडिनल की सबसे अच्छी एग्जांपल अर्थवर्म रहेगा। केचुआ होता है ना, अर्थवर्म बारिश के दिनों में आता है, वो कैसे चलता है? कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, बरोबर। अब यहाँ पे जरा डायरेक्शन देखो, आपके चलने का डायरेक्शन और आपके वेव का डायरेक्शन दोनों सेम ही है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन। करेक्ट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पर पैरेलल है। ओके, ये याद रखो। अब पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। पांचवा पॉइंट है नो पॉइंट इज एट रेस्ट। बोलते कि जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ना, उसके अंदर कोई भी पॉइंट आपको रेस्ट में नहीं दिखेगा, सब के सब कंटिन्यूसली मोशन हो रहा है, कोई भी रेस्ट में नहीं है, मोशन करते जा रहा है ना, ऑसिलेटरी मोशन। अरे वाइब्रेशन है ना, तो अगर आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है तो आपके मोबाइल का एक हिस्सा वाइब्रेट नहीं करता, पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। और अगर आप उसके साथ कुछ और अटैच कर दो, अपने पैन में डाल दो, तो आपको उतना ऑर्गन का पार्ट भी वाइब्रेट करता है। इसलिए बोलते हैं कि मोबाइल को जेब में या ऐसी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रखने का, क्योंकि वाइब्रेशन से प्रॉब्लम होता है, हमारे बॉडी के लिए वाइब्रेशन इतना अच्छा नहीं है। सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। हाँ, अब क्या होगा, देखो वेव मान लो कि यहाँ हर एक जगह पार्टिकल है, 0 पे पार्टिकल है, पाई पे पार्टिकल है, 2 पाई पे पार्टिकल है। अब क्या होगा, जब पहला पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो वो दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट कर, समझ गए। फिर पाई वाला पार्टिकल वाइब्रेट हुआ तो पाई ने क्या किया, 2 पाई को वाइब्रेट किया। नहीं, हर एक पर्सन पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहे। मान लो ये जो लाइन है हमने जो खींची है उसमें ये डॉटेड पार्टिकल है। अब पहला पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, चलो ऐसे चला गया, उसकी वजह से बाजू वाले को एनर्जी ट्रांसफर, वो भी वाइब्रेट करेगा, फिर उसके बाजू को वाइब्रेट होगी। इस तरह से हम लोग इस तरह इतनी सारी वेव नहीं दिखाते, हम लोग सिर्फ सिंपली ऐसा दिखा देते। पर किस तरह से पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कराए, अब तुम लोग को वो समझ में आ रहा होगा।
यानी कोई भी पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं करता है, वो अपने बाजू के पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके उसको वाइब्रेट करा के आके पहुंचाता है। 8वां पॉइंट बोल रहा है कि जो प्रोग्रेसिव वेव है सिमेट्रिक इन स्पेस एंड टाइम होती है। सिमेट्रिक का मतलब सेम होती है, कंटिन्यूअसली सेम जाती है प्रोग्रेसिव वेव, बरोबर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इधर से, जैसे 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, नो पॉइंट इज एट रेस्ट, इधर पे बात करूं तो बोलूंगा हाँ एक जगह है जहां पर वो रेस्ट में जा रही है। कौन सी वेव? स्टेशनरी वेव। जब नोड आता है ना, ये जब जहाँ पे जीरो मेन पोजीशन आ रही है, जब मेन पोजीशन आती है ना, तब अपना स्टेशनरी वेव रेस्ट में आता है। छठा पॉइंट है दे कंटिन्यूअस ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स। ये ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस ट्रैवल अवे फ्रॉम सोर्स जाती फिर वापस से सोर्स के करीब आती है, यानी ये अवे फ्रॉम द सोर्स नहीं जाती। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। इसके अंदर प्रोग्रेसिव वेव सिमेट्रिक होती है स्पेस टाइम, इसमें प्रोग्रेसिव वेव सिमेट्रिक नहीं होती। अब इसमें भी स्टेशनरी वेव में भी दो टाइप की वेव दिखाया है, एक दिखाया है ट्रांसफर वेव और एक दिखाया है लॉन्जिट्यूडिनल। एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी आई थी, मौसिम सर को पता होगी, उसमें क्या दिखाया था कि जो ऐसा दिखाता है ना पिक्चर में, जैसे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो साउंड को सुनते ही रिएक्शन देते हैं ना। ज़ॉम्बी, मैं ज़ॉम्बी बना रहा हूँ, दिख रहा है ना ज़ॉम्बी। हाँ, तो ज़ॉम्बी कैसे जैसे आवाज सुनते हैं आ बचाओ, वैसे रिएक्शन करते हैं, बरोबर। अब देखो एक मजा, मान लो एक नदी बह रही है। अब तुम्हें पता है जब नदी बहती है तो उसका साउंड कितना ज्यादा होता है, कितनी शोर में बहती है ना, इस तरह से। पर वो जो साउंड है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो बताओ क्या ज़ॉम्बी उस पर रिएक्ट करेंगे, नदी के पानी की शोर को? नहीं। वो लोग वेरी गुड, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो शोर कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब वो शोर स्टेशनरी है। समझ में स्टेशनरी का मतलब क्या है? अगर कोई चीज हाँ सर, कॉन्स्टेंटली समझा सेम समझा। स्पीड देगी ना तो उसको स्टेशनरी कंसिडर करते हैं। तो ज़ॉम्बी इस पर रिएक्शन नहीं देगा। यानी अगर किसी को बचना है तो क्या करना चाहिए, नदी के पास आ जाओ और जितना चिल्लाना है अपनी भड़ास निकालना है निकाल लो। पर अगर कहीं सन्नाटे में गए तो ज़ॉम्बी रिएक्ट करेंगे, समझ गए? तो यहाँ पर हमें एक चीज तो समझ में आए, स्टेशनरी वेव का मतलब ये नहीं कि कोई वेव चल ही नहीं रही है, वेव चल रही है पर एक ही स्पीड पे है तो उसको स्टेशनरी बोलते हैं। अब इसमें भी दो टाइप है, ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडनल। अब ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडनल की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी जो मैंने लेफ्ट साइड बताया, बस एग्जाम्पल इसमें अलग रहेगी, बाकी सब कुछ सेम है। ये जो प्रॉपर्टी पढ़े ना प्रोग्रेसिव में, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे क्या रहेगी, गिटार रहेगी। ट्रांसफर वेव की बात करो तो गिटार बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर आपके पड़ोस में अगर कोई गिटार बजाएगा तो उसकी आवाज आपके घर में भी आएगी। इसका मतलब है कि ये, और जो गिटार की धुन होती है वो एक सुर होती है ना। एक सुर का मतलब क्या है, ऐसा ढंग, मतलब म्यूजिक एक सुर ही पड़ता है, मतलब स्टेशनरी टाइप में वाइब्रेशन होता है इसके अंदर, है ना। गिटार हो गया, सितार हो गया। लॉन्जिट्यूडनल में देखे तो कोई पाइप है, जैसे मान लो ये आपके इधर पुलिस आके अनाउंस कर रही है, भाई अभी निकलो मत, अभी कोरोना की वजह से आपके इधर का जो सब्जी मार्केट है वो बंद कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो वो लोग स्पीकर यूज करते हैं टेम्परेरी मैनुअल, है ना, विदाउट मशीन वाला, वो एक्चुअली बना रहता है लॉन्जिट्यूडनल वेव से, स्टेशनरी वेव के हिसाब से आवाज देता है। आप जितना भी बोलोगे उसका जो वॉल्यूम वो फिक्स रहता है। अगर आप फिक्स कर दोगे आवाज को तो उसी फिक्स आवाज में यानी उसी स्टेशनरी में साउंड को प्रोड्यूस करेगा। समझ गए स्टेशनरी का मतलब? तो घर में फैन का घूमना, अगर आप घर में गाना सुन रहे हो, मान लो अरमान गाना सुन रहा है, अगर उसने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है आवाज का तो अपन बोलेंगे वो स्टेशनरी है साउंड। समझ गए? तो आई होप तुम लोग का हाँ कंपैरिजन सर। समझ गया। बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपने यहाँ पे कवर किए, इसमें से हार्डली 4 पॉइंट भी बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा एक्स्ट्रा रहेगा तो ये नोट्स में तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड है वो भी देख लेते हैं, जैसे फाइनाइट मीडियम। फाइनाइट मीडियम का मतलब क्या था, मीडियम विच हैज फिक्स्ड बाउंड्री और विच इज वेल सेपरेटेड फ्रॉम अनदर मीडियम। बोलने का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ रैम्बो की, ठीक है। फरहान आवाज आ रही है, साइमा आवाज आ रही है, कई हाँ सर, आवाज आ आ रही रही है, है। कुलसुम आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। तो अभी देखो, तुमको कैसे पता चलता है कि जब बारिश के बाद रैम्बो दिखता है, तो कैसे पता चलता है रैम्बो के अलग अलग कलर? यानी कोई तो बाउंड्री इधर सेपरेट कर रही है, बरोबर ना। अगर बाउंड्री सेपरेशन ना हो तो हम लोग कलर का कंपैरिजन कैसे देख पाएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये रैम्बो ही है, बरोबर। तो यहाँ पे रैम्बो में अलग अलग कलर हमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर एक कलर के बाद एक बाउंड्री आ रही है, बाउंड्री आ रहा है जो सेपरेट कर रहा है उसको, करेक्ट। जिसकी वजह से हमें कलर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो मैं बोलूंगा इस तरह का जो सेपरेट डिफरेंस दिख रहा है ना कलर में, इसको बोलूंगा मैं फाइनाइट मीडियम। तो अगर मान लो आपके पास स्ट्रिंग ऑफ वायलिन है, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम गिटार के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं काफी पॉपुलर होता है,
ज्यादातर जो सिंगर है यूज करते हैं। तो गिटार में मैंने देखो 3 तार दिखाया हूँ, ये 3 तार जब बजती है ना तो ये तीनों तार आपस में मीट नहीं करती है, देखा है कि नहीं साइमा ये? तो इसका मतलब सब तारों को सेपरेट हाँ बाउंड्री दी सर। गई है, करेक्ट। तो इस तरह के टाइप को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट मीडियम। समझ गए फाइनाइट मीडियम? आप एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक बच्चे को मैं दूंगा तो बच्चा क्या करेगा, अपना तार को ऐसा मोड़ देगा, सब मिक्स कर देगा। अगर मिक्स कर दिया तो जाहिर बात है धुन तो अच्छी बजेगी नहीं। दूसरा कौन से टाइप का मीडियम बन जाएगा ये? इनफाइनाइट मीडियम, अ मीडियम विच डज नॉट हैव एनी बाउंड्री। इसमें सभी लेयर कैसे हो जाती है, मिक्स हो जाती है ना। कुछ देर ये मैंने मतलब कुछ देर ट्रैवल कर लेगी पर ज्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। एग्जांपल लेता हूँ, एक मान लो कि यहाँ पे साइमा खड़ी है और साइमा बोलती है हेलो हेलो, चिल्लाती पहाड़ के ऊपर खड़े होके, तो उसकी आवाज गूंजेगी, होती है ना, गूंजती है ना, साहिबा साहिबा साहिबा, फिर गायब हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, आवाज गायब क्यों हो रही है? क्योंकि देखो एयर के अंदर एक मीडियम नहीं, एयर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कितने सारे डेंसर चीजों से टकराती है वो, तो इसकी वजह से वो डिसअपियर हो जाती है। हमारी आवाज कहाँ तक जाएगी, एक लिमिट के बाद डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर होती है, रीजन समझ में आया? देयर इज नो बाउंड्री। हम जहाँ पे चिल्ला रहे हैं वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही सेपरेशन है, मिक्सअप है, इसलिए हमारी आवाज खत्म हो जाती है। समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ये सब वर्ड है ना, ये बहुत ही ध्यान से समझना, इतने आसान वर्ड है ना कि न्यूमेरिकल में ना बहुत परेशानी होगी तुम लोग को। ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है? तो मैं जैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक काम करो साइमा, सिर्फ थोड़ा सा बोलो। सर बोलेंगे टिक, टिक बोला ना तुमने, तो टिक सबसे मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। समझ में आया क्या? जब मैं बोलूंगा एक काम कर, गिटार में सबसे मिनिमम आवाज निकाल, तो बोलेगा टंग, तो टंग मारा ना, टक या पल्स, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। सबसे मिनिमम आप जितनी कम से कम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब साइंस के हिसाब से, अगर वेव के हिसाब से बताओ, तो एक वेव में कम से कम कितनी वेव बना सकता हूँ, कितनी कम बना सकता हूँ? आधी वेव, है ना। इस आधी वेव में, ये इस आधी वेव में ये हिस्से को नोड बोलते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड बोलते हैं। कि जानकारी के लिए ले लो, समझ गए? तो एक आधी वेव बना सकता हूँ मैं, बरोबर, एक आधी वेव बन सकती है एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में। समझा? कोई को डाउट है फंडामेंटल में? नहीं, आगे बढ़े। हार्मोनिक में क्लियर है साइमा, फरहान, हाँ अरमान, कुलसुम? ओके, हार्मोनिक। हार्मोनिक ये वर्ड सुना होगा, हार्मोनियम से ही आया। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो क्या लिखी था, फ्रीक्वेंसी विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसका इंटीग्रल? इंटीग्रल मतलब वो नंबर जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। उस नंबर को हम मल्टीपल करेंगे किसके साथ? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन समझ में? इसको और अच्छे से, वो इंटीजर जिसको हम, वो इंटीजर नंबर जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें और जो भी वैल्यू आपको आए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड हार्मोनिक। जैसे मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला बना रहता है 1n, क्योंकि मुझे पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक ही वेव होती है। तो चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लिया 1, और यहाँ पर जो n है वो इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 0। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, चलो मैं n की जगह 0 लेता हूँ, तो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? 0। चलो n की जगह मैं 1 लेता हूँ, तो फॉर्मूले में यहाँ 1 रखूंगा तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली। चलो n की जगह मैं 2 ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? ये सब जो नंबर आ रहे हैं ये है हार्मोनिक नंबर, है ना। 0 हार्मोनिक, 1 हार्मोनिक, 2 हार्मोनिक। समझ गए? कोई को डाउट यहाँ तक? कुलसुम क्लियर है? राइट। हाँ सर। अब आते हैं फंडामेंटल मोड क्या होते हैं। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम इज कॉल्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या है? देखो, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो फंडामेंटल का मतलब हमें पता है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को फंडामेंटल वाइब्रेशन बोलते हैं। मोड मतलब, अरे इसमें भी तो मोड होंगे, हो सकता है सबसे मिनिमम एक वाइब्रेशन हुआ, हो सकता है सबसे मिनिमम 2 वाइब्रेशन हुआ, हो सकता है सबसे मिनिमम 3 वाइब्रेशन। अब इसको कैसे बताऊं? तो देखो, एक वेव बनाया तो फर्स्ट मोड, 2 वेव बनाया तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3 वेव बनाया तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आ रहा है फरहान, साइमा?
है स्कूल समारमान। हाँ एक और चीज, हाँ, स्टेशनरी वेव है ना, तो आपको लूप दिखाना जरूरी है, सिर्फ एक वेव नहीं, आपको मिनिमम 2 वेव दिखानी पड़ेगी, है ना, वही वेव रिपीटेड हो जाती है क्योंकि दोनों साइड हम रिजिड सपोर्ट लगाते हैं ना। अब आते हैं ओवर ट्यून पे, याद रखो मोड फंडामेंटल का मतलब ओवर ट्यून। ओवर ट्यून एक्चुअली साउंड की नोट्स होती है, जैसे देखो ना सिंगर जो होते हैं वो इस तरह की नोट्स पढ़ते हैं, उनकी बुक में ऐसे नोट्स लिखी रहती है ना, ऐसे से बहुत सारी नोट्स सॉन्ग के बने होते हैं, ऐसे लाइन्स रहती है बुक में, है ना, वो लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से म्यूजिक बजाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर ट्यून। टोन्स whose frequency is greater than fundamental। देखो अगर कोई साउंड को बचाना है तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आप जो भी म्यूजिक बजा रहे हो या आप गा रहे हो, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आपकी जो आवाज की फ्रिक्वेंसी है, वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज्यादा है तो ही आपकी आवाज ओवर ट्यून होगी। जैसे फर्स्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। अगर सेकंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से, तो उसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। यानी इस ओवरटोन में भी नंबरिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप दिए गए। समझ में आया? कोई भी हिस्सा है जिसमें कोई डाउट आया तुम लोग को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि इनकी हेल्प चाहिए मुझे, समझा सर। स्टेशनरी वे में बहुत जरूरत है। इतना इजी है कि न्यूमेरिकल में ये वर्ड बहुत आएंगे, इसको और भी देखेंगे यहाँ पर भी। अब स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होती है वो भी देखते हैं। तो पहला चीज वापस से डेफिनेशन देखते हैं। स्टेशनरी वेव में डेफिनेशन क्या दे रहा है, मान लो कि दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव है, चलो दोनों वेव सेम है, नो डाउट। एक वेव मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। एक वेव है जो मीन से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इसी तरह से वो कहीं कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है और वहां से टकरा कर रिटर्न बैक हो रही, मान लो। या कोई दूसरी वेव है जो आइडेंटिकल है पर अपोजिटली उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, बरोबर। तो बोला दो आइडेंटिकल वेव है, हो सकती है वो ट्रांसफर हो सकती है लॉन्जिट्यूड, डजंट मैटर, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, दोनों का रास्ता एक ही है बट उनका डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों इंटरफेयर होने पर एक तरह का लूप क्रिएट करती है। लूप का मतलब कहते हैं बीच में गैप दिखाई दे रहा है तुम लोग को इतना बड़ा बड़ा, दैट इज कॉल्ड लूप, करेक्ट। अगर ये लूप क्रिएट करती है तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेशनरी वेव है। अब चलो इसमें देखते हैं कि नोड और एंटी नोड कितने हैं, वो भी समझ लेंगे। तो जहां पर वो चिपकती है ना, इंटरसेक्ट करती, दैट इज कॉल्ड नोड। जहां पर वो फैलती है ना दो वेव, उसको बोलते हैं एंटी नोड। समझ गए? जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड कम होता है उसको नोड बोलते हैं। नोड और एंटी नोड समझ में आ रहा है? किसी को नोड और एंटी नोड में डाउट है क्या? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दो वेव जो है वो दो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। एक यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, अगर नेगेटिव में जा रही है तो उस हिसाब से हम लोग साइन लगाने वाले, ठीक है। जो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है उसमें माइनस साइन लगाएंगे। अब बोलेंगे सर माइनस की पॉजिटिव लगाना चाहिए ना, तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना वो नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई वेव यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो उसमें प्लस लगाएंगे, अपोजिट साइड। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा उसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली अजम्पशन कर लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का बोलेंगे सर आपने तो ये फॉर्मूला बताया था ओमेगा टी, तो ऐसा है कि ना इस, अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, यानी ओमेगा के ना ये वाई के बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं हम। तो वो हम लोग जनरेशन देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं वेवलेंथ के बारे में। देखो मैंने बताया था कि एक एस आप बनाते हो, देखो ये बिल्कुल एस जैसा नहीं दिख रहा। एक एस की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, लैम्डा होती है। क्या होती है? लैम्डा। तो आधे की क्या होगी, आधे की क्या होगी, लैम्डा बाई 2। आधे की भी आधे की क्या होगी, आधे की भी आधे की क्या होगी, लैम्डा बाई 4। समझ में आ रहा है ना क्या समझा रहा हूँ मैं? अगर एक पूरा 1 लैम्डा है तो उसका आधा लैम्डा बाई 2 होगा, उसका भी आधा 1/4 लैम्डा होगा, यानी लैम्डा बाई 4। ये नॉलेज होनी चाहिए तुम लोग को। तो एक नोड से दूसरे नोड का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2। एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, वो भी होता है लैम्डा बाई 2, ठीक है। और एक एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 4। समझ में आ रहा है? कोई को कोई डाउट आया? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे, कुछ भी ऐसा नहीं करना। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है। अब क्या करना है, हमें हमेशा से पता है सुपर इम्पोजिशन में क्या करते हैं,
दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो, y2 प्लस y1 लिखो या y1 प्लस y2 लिखो। ठीक है, देखो हम लोग अभी कहाँ पे पहुंच गए, हम लोग ने अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया स्टेशनरी वेव, करेक्ट, ये हमने पढ़ लिया। स्टेशनरी वेव बनती कैसे, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब हम ये इक्वेशन कैसे बनी, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, हम इस भाग में अभी, ठीक है, नोट्स के। अब दोनों को ऐड करो, या y1 प्लस y2 करो या y1 प्लस y2 करो, y2 y1 करो, कैसा भी लिखो, सब में आंसर सही आएगा तुमको। अब y2 की वैल्यू क्या, a sin 2 पाई nt प्लस एक्स अपन लैम्डा, और y1 की वैल्यू a sin 2 पाई nt माइनस एक्स अपन लैम्डा। अब मान लेते हैं कि ये जो जितना भाग तुमको दिखाई दे रहा है, मान लो ये c है, ये वाला भाग मान लो d है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो, ये साइन c प्लस साइन d जैसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, a कॉमन ले लो दोनों में, है ना। साइन c प्लस साइन d नहीं लग रहा है, अगर ये पूरा भाग c ले लो, इसको पूरे भाग को d ले लो, तो ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बनता है जो है 2 साइन c प्लस d अपन 2 कॉस c माइनस d अपन 2, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा। तो साइन को रहने तो पहले मैं इतने भाग का कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकूं, फिर ये भाग को भी अजीम कैलकुलेट सर, करूंगा। हाँ हाँ बोलो अजीम सर, ये आगे। लेक्चर कब तक खत्म होगा? वाह, सवाल अच्छा था, मेरे को लगा कोई डाउट आ अरे गया। हाँ, नहीं सर। 40 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लॉक हाँ पता ही खत्म, वैसे भी जल्दी खत्म हो जाएगा, 2:10 को तो स्टार्ट किया है, तो कैलकुलेट कर लो, हाँ 2:50 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहीं ठीक है जाना सर। है क्या? एक तो यार तुम लोग नहीं सर, रिकॉर्डिंग में ओवर प्रेशर हाँ ज्यादा है, सर। 10वीं से 12 का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, छोड़ो वो डिटेल हम्म देखेंगे तो लेक्चर अपना यहीं रुक जाएगा। तो हम लोग वापस से हम्म, लेक्चर में आते हैं, सी प्लस डी अपॉन 2 देखते हैं। तो सी किसको हाँ सर। कंसिडर किया था, 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये जो 2 है इसको मैंने बाहर रख दिया, तो ये मेरा है 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा प्लस डी क्या था मेरा, तो डी ये हिस्सा है 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। अरे नीचे का 2 कहाँ गया, अरे ये 2 कॉमन ले लिया ना, है ना। अब क्या करते हैं, देखो दोनों के भाग में ये माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ये प्लस एक्स अपॉन लैम्डा कैंसिल कर दो, क्या बचा दोनों भाग में, 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी कितना हो जाएगा फरहान साहब, 4 पाई एन टी। नाउ 2 2 जा 4 हो गया, क्या बचा 2 पाई एन टी, यह है सी प्लस डी अपन 2 की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग सी माइनस डी अपन 2 की वैल्यू में, करेक्ट। वो अगेन 1 अपन 2 कॉमन लो, सी की वैल्यू क्या है, सेम सी 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपन लैम्डा, और डी क्या है 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपन लैम्डा, करेक्ट। अब इसमें क्या कटेगा, देखो ये एन टी माइनस में, तो ये एन टी से ये एन टी कटा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हिस्सा प्लस बन जाएगा, करेक्ट ना। तो ये प्लस प्लस, तो 2 पाई एक्स अपन लैम्डा प्लस 2 पाई एक्स अपन लैम्डा हो जाएगा 4 पाई एक्स अपन लैम्डा। वापस से क्या कट जाएगा, देखो ये तो नीचे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट किया, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, है ना। 4 पाई एक्स अपन लैम्डा, तो 4 पाई में वापस से 2 2 कट गया, 2 पाई एक्स अपन लैम्डा बचा। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, सी माइनस डी वाली वैल्यू किसकी है, कॉस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी है, सी साइन की। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर भी सेम चीज वही करूंगा, 2 पाई एन टी लिखूंगा, इधर पे 2 पाई एक्स अपन लैम्डा लिखूंगा। देखो छोटी है कोई इक्वेशन, है ना, यहाँ तक समझा सभी को। अब आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कॉस है ना, ये और 2 और ये ए साथ में ले लो, समझ गए, और साइन को बाहर निकाल दो। देखो साइन को हमने बाहर निकाला, बाकी सबको साथ में लिया। अब एक और चीज, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आती है, तो यहाँ पर कंडीशन है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर कोई टी टर्म नेगेटिव में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। तो कॉस माइनस थीटा लिखो या कॉस थीटा लिखो, डजंट मैटर। इधर पे वो चीज हो रही थी, माइनस आ रहा था, इसलिए मैंने बताया, तो इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पर हम लोग अजम्पशन करेंगे कि 2 cos 2 पाई एक्स अपन लैम्डा ये बराबर है किसके, ए के, अजम्पशन किया, ठीक है। तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड, तो हमारा फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी। 2 पाई एन किसका फॉर्मूला है, ओमेगा का, किसका फॉर्मूला है, ओमेगा का। तो इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन आई डिस्प्लेसमेंट की, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, पहला एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद रखो, 2a cos 2 पाई एक्स अपन लैम्डा। दूसरा हमने फॉर्मूला जो यूज किया ओमेगा का, थर्ड हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, ये वाला याद रखो क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं नोड और एंटी नोड। अब एंटी नोड क्या चीज है, तो ऐसा
एंटी नोड का मैं डायरेक्ट सिंपल मीनिंग बताता हूँ। ऐसी कंडीशन जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उसको एंटी नोड बोलते हैं। देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हमने किए थे ना, जब दो वेव आपस में एडिशन होगी तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, दो से ज्यादा आ सकते हैं क्या? नहीं, टू ही आएगा ना। तो इसलिए प्लस माइनस टू ए क्यों लिखा? हो सकता है कि वो नेगेटिव वेव हो सकता है वो पॉजिटिव वेव, इसलिए प्लस माइनस टू ए लगाया। अब क्या करेंगे, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम लोग एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में डालेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से है? तो देखो मैंने ऊपर ही बताया था कि याद रखो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ए की जगह एम्पलीट्यूड की जगह पे प्लस माइनस टू ए ले लूंगा। अब ये टू ए कट गया। अब मुझे क्या मिलेगा, कॉस टू पाई एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। करेक्ट ना? समझ रहा है ना यहाँ तक? अब ये जो कॉस है उसको भी राइट ले हाँ लो। सर। अब बताओ कॉस की वैल्यू वन कब आती है? कॉस की वैल्यू प्लस और माइनस वन कब आती है? जब कॉस की वैल्यू जीरो होती है। कॉस पाई होता है तो माइनस वन आती है। कॉस 270 होता है प्लस वन आती है। कॉस थ्री पाई होता है तो माइनस वन आती है। तो मैंने और डॉटेड लिख दिया, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू ऐसी है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, इतने सारे नंबर से अच्छा मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूँ। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, टू पाई एक्स अपन लैम्डा इज इक्वल टू पी पाई। ठीक है, जिसमें से पाई और पाई कट जाएगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, एक्स को छोड़कर टू और लेमडा को ले लो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी अपन लेमडा टू। अब ये पी क्या है? अरे मैंने जानबूझ के ऐड किया, मैंने फॉर्मूला बनाया। पी एक्चुअली नंबर है, वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। ये नंबर मैंने क्यों बनाया, ये बताने के लिए कि इधर पे आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना तो आपके कॉस के ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू वो मिलेगा जिसकी वैल्यू प्लस माइनस वन आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पी की जगह ले लेता हूँ और आपको वेवलेंथ का भी वैल्यू मिलेगा साथ ही साथ। पी की वैल्यू जीरो लोगे तो आपको क्या मिलेगी, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है कि नहीं? अब पी की जगह वन ले लो तो क्या मिलेगा, लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू मतलब 90 डिग्री, बराबर। लेमडा को पाई मान लो तो 90 डिग्री। 90 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, नहीं नहीं यार, 90 डिग्री मानेंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर अपने को एक्चुअली वेवलेंथ के डिस्टेंस के बेस पे लेमडा बाई टू में अपना जो रहता है वो पाई बाई टू रहता है। करेक्ट ना? वे जो हाफ वेव होती है ना, सॉरी पाई रहती, पाई रहती, बराबर बराबर। तो वन पे अपने को 180 डिग्री मिल रहा है, समझ गए? और ये है अपना लेमडा बाई टू, समझ गए? तो यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बताया फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और वो डिस्टेंस में फेस एंगल जो आएगा ना वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी वैल्यू डालता हूँ और चेक करता हूँ। तो मेरे को पहले में जीरो मिल रहा है, बाद में लेमडा बाई टू, दो डाल रहा हूँ तो टू लेमडा कट के इसमें लेमडा बच रहा है। करेक्ट ना? थ्री लेमडा बाई टू एंड सो ऑन मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड देखता हूँ, मतलब एंटीनोड से एंटीनोड के डिस्टेंस कितना आएगा। उसके लिए क्या करता हूँ, लैम्डा बाई टू को जीरो के साथ माइनस करता हूँ। क्या आएगा मेरे को आंसर, लैम्डा बाई टू। यानी दो एंटीनोड का डिस्टेंस या दो नोड का डिस्टेंस, देखो नोड का तो कैलकुलेशन भी नहीं किया पर सिंपल है, अगर दो एंटीनोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होगा तो दो नोड का डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू ही होने वाला है। अब आते हैं नोड के बारे में कि नोड होता क्या है। तो नोड वो प्लेस है किसी वेव की जहां पर आपको एम्पलीट्यूड जहां पर आपको एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम मिले, मिनिमम मतलब जीरो मिले, उसे बोलते हैं नोड। तो अगर एक ही वैल्यू जीरो है तो सेम फॉर्मूला लेंगे, एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज सर नहीं आ रही है। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो।
0। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले हम लोग ने बनाया नोड के लिए, उस फॉर्मूले से। अच्छा, कहाँ पे आवाज आना बंद हो गई थी? नोड में ही बंद हो गई थी क्या? कॉन्सेप्ट पे कंडीशन फॉर नोड पे ही बंद हुई ना? तो हाँ नोड सर। क्या होता है? हाँ सर। जहाँ पर आपको सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, तो अगर आप वेव बनाते हो तो जो मेन पोजीशन होती है ना, वहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे कम होता है, उस पोजीशन को ही नोड बोलते हैं। तो नोड में एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0 होता है। तो अब हम लोग एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लेंगे और उसमें एम्पलीट्यूड की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 0। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a cos 2π x अपन लैम्बडा। 2a को भी ले लो लेफ्ट साइड, तो मेरे को इक्वेशन मिलेगी। अब 2a को भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ 0 के साथ, तो मुझे आंसर 0 ही मिलने वाला है ना? तो cos 2π x अपन लैम्बडा हो जाएगा 0। इसके बाद मुझे देखना है कि cos की वैल्यू मुझे 0 कब कब मिलेगी? जब cos की वैल्यू 90 डिग्री होगी। रेडियन में 90 का मतलब होता है π/2। तो π/2, 3π/2, 5π/2, ये वो प्लेस है जहाँ पे मुझे cos की वैल्यू 0 मिलेगी। अब मेरे को डिस्टेंस बेस पे भी फॉर्मूला बनाना है, तो डिस्टेंस बेस में मैं क्या करूंगा? पाई तो कट गया, मैंने क्रिएट किया फॉर्मूला साइंटिस्ट ने 2π - 1 π/2, पाई काट दो और 2 और लैम्बडा को ले लो राइट साइड, एक्स को इधर ही रहने दो। तो एक्स इक्वल टू 2p - 1 λ/4। ठीक है। अब लैम्बडा पाई फॉर 2p, p की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन। अब p की जगह अगर 1 लेता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा λ/4। अगर p की जगह 2 लेता हूँ तो उस हिसाब से मैं इस फॉर्मूले के जरिए अलग अलग वैल्यू निकाल सकता हूँ। और साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? अगर दो नोड को या दो एंटी नोड को अगर आप डिफरेंस निकालते हो, ये दोनों को ले लो, 3 λ/4 एंड λ/4 ले लो, इनको माइनस करो तो आपको मिलेगा 2 λ/4। 2 λ/4 को डिवाइड करो तो क्या आ रहा है? λ/2। यानी चाहे एंटी नोड हो या नोड हो, इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा λ/2 ही आता है। क्या हो अगर नोड और एंटी नोड का डिफरेंस निकालें? तो पहले ऐसा वे बना लो, आपको जजमेंट मिल जाएगा ये नोड है या एंटी नोड है। यानी आपकी वेव का भी आता है, λ/4 होता है। चलो देखते हैं λ/4 आता है कि नहीं। सर तो एक वैल्यू आप, हाँ बोलो। सर मेरी कॉलेज का टाइम हो गया। हाँ 3 मिनट बाकी है ना, दिख रहा है मुझे। हाँ मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? λ/4। किसकी? नोड की। एंटी नोड की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट वैल्यू 0 होती है। इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? λ/4। समझ गए? यानी नोड और एंटी नोड का हमेशा डिफरेंट क्या आएगा? λ/4। ठीक है। इतने सारे